बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरी मुश्किल का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं। मेरा पति जब भी किसी से कॉल पर बात करने लगता, उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवान गुजरती थी, मगर उसे तो मेरी परवाह थी ही नहीं। उससे पूछने पर भी ये मुझे सच ना बताता तो बेहतर यही था कि मैं उसको किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए थे। कोई भी सुराग मेरे हाथ ना लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जान पाऊंगी। पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी थी। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फोन पर किसी के कॉल आए। पहले वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बात करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उस वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरी पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसकी रोज रोज की बकवास से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसला और भी संगीन हो चुका था। उसकी बातें सुनकर मैंने इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आजाद करवाना ही होगा, वरना यह जालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे घर से बाहर निकल गई। घर के नौकर नौकरानी को भी मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर लेती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया, पर मैं दिल को मजबूर करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी। और उसको एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हीं ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया। वो फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वो किसी से कह रहा था, कॉल फिर उसी जगह आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो इस आंख मचोली के खेल से जान छूटने वाली है। कि उससे पहले मेरा पति मुझे देखता, मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मेरा पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी वो जानबूझकर ऐसे कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपने इस सोच पर मैंने खुद ही खुद को ये सोचकर समझाया कि अगर वो जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरा पति फिर उसी घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उस कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सब लोगों को यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहां से निकलकर घर आ गई। जितना इस मामले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही मुश्किल था और यह दिन ब दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठा देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना। तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूंगा। इतना कहकर वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं।
नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी की हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझसे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे और ट्यूबवेल देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये वह जगह थी जहां खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वो खेत मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उस खत से नफरत सी महसूस हुई। यही वह जगह थी जहां मेरी पति की नजर मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उस दिन घर से बाहर ना निकले होती, मगर अब वो काश वापस नहीं लौट सकता था। उन्हीं सोचों में गुम थी। पता ही ना चला कि कब सफर खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरी साइड वाला दरवाजा खोले खड़े थे। उसको अपनी तरफ देखकर गाड़ी से नीचे उतर आए और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और ये मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ ना आई कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ ताकि अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। बाबा जी ने कहा, इजाजत है, जाओ और अपनी जिंदगी जियो। उनको ये घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवट्टे पड़ने लगी। ये सब मुझे ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहां से इजाजत लेकर वापस आ गए। घर आकर मेरा पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। इसे ऐसा करते देख मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, ये बस एहतियात थी ताकि कोई भी ये राज जान ना सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, यह आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू करा दिया कि हमारी दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उस काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ना था। फिर ये बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आए और बोले, तुम पर जादू है और कितना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगी वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वो लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूंगा। पर वो बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक जरूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर माल दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ कम हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन जीत गया। फिर तीसरी, फिर इस तरह करके मैंने 12 शादियां की और धीरे धीरे मुझ पर हुआ जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर मैं उसी जगह पर गया
और उन बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वहाँ पर नहीं मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता था। मैंने दर दर की ठोकरें खाकर बाबा जी को तलाश करने के लिए शुरू कर दी, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा, शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आन फान होकर वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा, अब मैं थकने लगा हूँ। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा? मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादियां करनी पड़ेगी, और ताकि मैं एक ही दफा सब करके चैन की जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की ना मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वो ये होगा कि इसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। क्यों मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था तो वहां जाकर उसने कहा था कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मुझे लगा हाथों में ये बात भी पूछना का इरादा कर लिया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी के रात तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। ये हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा, अगर आज ये राज ना पूछ सकी तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है ताकि वो जान सके कि मैं कुंवारी हूं भी या नहीं। पर यह बात मैं शक के बिना पर इस पर थोप नहीं सकती थी जब तक इसके मुंह से सुन न लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसको मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन ही शक हो। बेशक मैं अपनी कंजीन को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने या पीयूष ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ ना होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती? ये बातें मेरे सर पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपने मजबूरियों के आगे कुछ न समझा था और शादी के लिए हाँ करा दी थी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किए और कहा, जानना चाहती हो वो राज क्या था? तो देखो, अपनी बाई कला पर जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया कि पता चला सकूं कि यह असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबाजी ने दूसरी निशानी यही बताई थी। उस लड़की की कलाई और कमर में निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले और मुझे बता दे कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वो सब की सब कुंवारी नहीं होती थी, बस उनकी कलाई में मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर
मैंने इसकी आंखों में देखा और वह लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछा ही नहीं। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जान चुका था तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वो तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वो मुझे बार बार परेशान करके वापस अपनी तरफ करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का एक लौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब ये सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी कि मुझे मेरी किस्मत में पीयूष जैसा लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सब मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कुछ बुराई न थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी दूसरी बहन की भी अच्छी जगह शादियां हो गई थी और मैं भी अपने बच्चे और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। बात पीयूष की तो उसे तो मैं भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था, पर आज उस फैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन वालों को जरूर, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।